और धीरे धीरे आगे चल के जो है एक पूर्वी क्षेत्र तक आते आते एक कुशीनगर देवरिया ये वाला बलिया बेल्ट पकड़े हुए ये एकदम पतला हो जाता है। नहीं, भाबर में कुछ एरिया इसका जो है आता है यहाँ पे कुशीनगर देवरिया में। अब एरिया नहीं दिया है, लेकिन ये दिया है कि पूर्वी तक आते आते एकदम पतली पट्टी हो जाती है नाम मात्र की। हो सकता है कि पहले रहा हो और बाद में धीरे धीरे करके वो स्वयं जो उसके ऊपर गाद जम गया और वो जो है तराई क्षेत्र में बदल गया। तो कुल मिला के ये जो पोर्शन है ये मान के चलिए महाराजगंज तक है ये वाला, थोड़ा सा इसमें देवरिया कुछ में पड़ौना का भी आ जाता है। तो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पश्चिमी क्षेत्र है भाबर क्षेत्र यहाँ चौड़ा है और ज्यों ज्यों ये पूरब की तरफ आता है ये पतला होता चला जाता है। और इसी में जो तराई बेल्ट है जब यहाँ से चलेगा तो ये बलिया से तो ये चौड़ा होता चला जाएगा चौड़ा, और जब ऊपर जाएगा तो ये पतला हो जाएगा, फिर वहीं जाके मिल जाएगा, वहीं जाके मिलेगा ये, वहीं पे जाके मिलेगा। तो यहाँ पे बस ये ध्यान देने की बात है कि भाबर क्षेत्र पश्चिम में चौड़ा है, पूर्व में पतला है। पट्टी जो 35 किलोमीटर की पट्टी बताए थे ये जो है यहाँ तो चौड़ी है लेकिन इधर आते आते पतली हो गई। और ये जो है 80 से 90 किलोमीटर का है, 80 से 90 किलोमीटर की ये पट्टी है तराई बेल्ट वाली, जो कि पूर्वी क्षेत्र में चौड़ी है और पश्चिम की तरफ जाते जाते सिमटती चली गई। 80 से 90 किलोमीटर विड्थ है उसकी। हाँ, चौड़ाई। ज्यों ज्यों पश्चिम बढ़ेगी तराई वहां पे ये संकरी होती चली जाएगी। अब भाबर क्षेत्र जब पश्चिम से पूर्व की तरफ आएगा तो पतला होता चला जाएगा, पश्चिम में चौड़ा। क्लियर? चलिए तराई में आइए, तराई क्षेत्र। ये क्या हो गया? क्लिक करेंगे एक बार ना। हाँ, अब इतना बोलते हैं कि यहाँ समझ में देखो आ रहे कहाँ से बढ़ाया जाए? अच्छा, उसको बढ़ाएंगे तो ये भी तो हो जाएगा चौड़ा। अच्छा अच्छा, चलिए तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र भाबर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में स्थित है। इसकी चौड़ाई उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण का मतलब क्या? भाबर क्षेत्र से नीचे, उत्तर से दक्षिण में 80 से 90 किलोमीटर की पट्टी के रूप में है। अस्सी से 90 किलोमीटर की पट्टी, और यही पट्टी है यहाँ चौड़ी है और धीरे धीरे जो पश्चिम बढ़ेगी ये पतली होती चली जाएगी। बदायूं के ऊपर वाला जो पोर्शन है ये किसमें आएगा? मुजफ्फरनगर से नीचे वाला पोर्शन, मुजफ्फरनगर के ट्रांजिशनल जोन होगा क्या सर? हाँ, ये सब वही है, सब मतलब संक्रमणीय होगा क्या? संक्रमणीय एरिया है, और संक्रमणीय एरिया में भी देवरिया पड़ौना का भी कुछ बेल्ट आता है। अब जो है भाबर यहाँ से लगभग लुप्त हो गया है और तराई में वो कन्वर्ट हो गया है पट्टी के रूप में 80 से 90 किलोमीटर, जो पूर्व से नहीं, ये जो पढ़ रहे हैं मेन देवरिया इसी पट्टी में है।
पूरी देवरिया बलिया और नहीं तराई में है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर निरंतर इसकी चौड़ाई घटती जाती है। ज्यों-ज्यों हम पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, तराई क्षेत्र की चौड़ाई कम होती चली जाएगी और भाबर क्षेत्र अगर ज्यों-ज्यों पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हैं तो चौड़ाई कम होती चली जाती है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस क्षेत्र का निर्माण किस क्षेत्र का? तराई क्षेत्र का। इस क्षेत्र का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट इस क्षेत्र का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट अर्थात इसी को हम कहते हैं कांप मिट्टी से हुआ है। तलछट या कांप मिट्टी, यह इस मिट्टी की विशेषता यह होती है कि तलछट या काप मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। अगर जो पूछे कि तराई क्षेत्र का निर्माण किस तरह की मिट्टी से हुआ है तो नदियों द्वारा लाए गए तलछट या काप मिट्टी, दोनों एक ही नाम। दोमट मिट्टी मिट्टी के प्रकार में है ना, ये मिट्टी के प्रकार में दोमट ही आती है, लेकिन जो मूल रूप से कौन सी मिट्टी है तो किस तरह से आई, नदियों से। जो नदियों से आएगी वो दोमट मिट्टी हो ही जाएगी, क्योंकि बहुत प्रकार की मिट्टियों को काट के वो मिक्स करके नदी ला करके एक जगह डंप करती है। हाँ, यूपी में अपने यहाँ यूपी में सबसे अधिक दोमट ही मिलती है, जिसमें लाल बलुई का मिक्सचर होता है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि यूपी की सारी मिट्टियां बनी है किससे? नदियों द्वारा लाए गए मिट्टी से। उस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ का मतलब यह है कि जो जल द्वारा निर्मित हुई है। और जब हम दक्षिण भारत की मिट्टी का अध्ययन करेंगे तो वहाँ की मिट्टियों के प्रकार अलग तरीके से निर्मित हुई हैं। कुछ भूकंप के द्वारा निर्मित हुई हैं। अब भूकंप से जो निर्मित होती है वो मिट्टी किस प्रकार की होती है? लाल मिट्टी और काली मिट्टी। पत्थरों के टूट फूट से जो बनती है वह भी बलुआ प्रकार की होती है, बलुई दोमट में आती है। तो इस तरह से जब हम उत्तर से दक्षिण बढ़ेंगे तो वहाँ पे मिट्टियों के निर्माण के जो प्रोसेस है अलग अलग है, तो मिट्टियों का प्रकार भी अलग अलग है। यहाँ पे निर्माण की प्रक्रिया लगभग एक ही है कि नदियों द्वारा लाए गए तलछट से मिट्टी बनी है। तो इस तरह से बलुई दोमट में ही ये मिट्टियाँ आती हैं। ठीक, चलिए, तो तलछट या इसी को हम कहते हैं जो नदियों द्वारा जो निर्मित होती है मिट्टी, तो इसका जो मूल स्वरूप होता है उसका नाम होता है तलछट या काप मिट्टी। इस क्षेत्र में कौन कौन जिले आते हैं? इसको हटा दें। इस क्षेत्र में ये मिट्टी किन किन जिलों में फैली हुई है? सबसे पहले हम चलते हैं पूर्व से पश्चिम। देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर। देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर,
देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, यहाँ पे चौड़ाई इसकी सर्वाधिक है। सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, सिद्धार्थ बलिया भी है, सिद्धार्थनगर, बलिया। बलिया का कुछ हिस्सा जो है ना मैदानी क्षेत्र में आ जाता है, गंगा के मैदान में। हाँ, बलिया का कुछ हिस्सा जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी और उत्तरी हिस्सा वो आता है जो एकदम अपने यहाँ से सटा हुआ है, ये आता है आपके जो है तराई बेल्ट में। बलिया, गोंडा, बहराइच, बहराइच, इन जिलों में इस मिट्टी इस जिलों में इन जिलों में इस क्षेत्र की पट्टी अधिक चौड़ी है। देखिए इसमें ये देवरिया है, ये बलिया का ये वाला पोर्शन कर रहे हैं। अरे तो मैं कहाँ जाऊँ, ये देखो ये वाला पोर्शन जो है ना ये बलिया का, ये आता है इसमें। फिर देवरिया लगभग पूरा आ जाता है, कुशीनगर है, महाराजगंज है, गोरखपुर है, ये संत कबीर नगर, गोंडा, ये सीतापुर का एरिया, शाहजहांपुर, ये पकड़े हुए अब यहाँ जाके सीधे पतला होना शुरू हो जाएगा। सहारनपुर तक जाके एकदम भागों से सट जाता है। अधिक चौड़ी है पट्टी इसकी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर इस पट्टी की चौड़ाई में निरंतर कमी होती चली जाती है, जैसे लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, रामपुर, बिजनौर एवं सहारनपुर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर इस पट्टी की चौड़ाई निरंतर कम होती चली जाती है, निरंतर कम होती चली जाती है, जैसे लखीमपुर खीरी, खीरी देख रहे हो, लखीमपुर खीरी, उसके बाद पीलीभीत, पीलीभीत के बाद क्या, बरेली, ऊपर पश्चिम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, वो रामपुर देखो ऊपर है ना, रामपुर, बिजनौर, रामपुर है, रामपुर जिला है, रामपुर, बिजनौर, बिजनौर उससे ऊपर है, बिजनौर देखो पीले रंग में, बिजनौर। फिर जो है अगला जिला कौन सा है बिजनौर के बाद, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। अमरोहा कहाँ है, अमरोहा, अरे वो एक मोटा मोटी खींचा गया है, अमरोहा उस पट्टी से नीचे आ जाता है। देख रहे हो निरंतर पतली होती चली जा रही है, तो सीधे थोड़ा था मुजफ्फरपुर में ले लेती है और सहारनपुर में जाके एकदम लगभग सट जाता है। पहले ही लिखा गया ना पश्चिम की तरफ जाके जो है पतला होती चली जाएगी। तो ये है तराई बेल्ट। इस क्षेत्र की विशेषता, तराई क्षेत्र की विशेषताएं, तराई क्षेत्र की विशेषताएं, तराई क्षेत्र की विशेषताएं। पहली विशेषता, क्षेत्र समतल एवं नमी युक्त होता है।
क्षेत्र की विशेषताएं हैं। क्षेत्र जो एरिया इसमें आता है वह समतल एवं नमी युक्त होता है। समतल एवं नमी युक्त होता है। इस मिट्टी में ह्यूमिडिटी होती है और ह्यूमस भी होता है। हाँ तो मॉइस्चराइजर होगी। चलिए अगला, क्योंकि इसका निर्माण नदियों के अवसादों से हुआ है इसलिए इसमें नमी रहती है और प्लेन रहता है कि इसका निर्माण, क्योंकि इस क्षेत्र का निर्माण नदियों के अवसादों से हुआ है। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद। अवसाद का मतलब क्या होगा? कहीं से पानी के द्वारा नदी जो अपने साथ पत्थरों को लेके चलती है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती हुई, या फिर जो बहुत चीजें होती हैं जैसे वनस्पतियों को लेके आ रही है, वो जो है रगड़ते रगड़ते छोटे छोटे रूप में कहीं किनारे लगते चले जा रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं अवसाद। और उसी से निर्मित हुई है, तो इसलिए एकदम लगभग प्लेन पाई जाती है, उबड़ खाबड़ नहीं है। और जब नदियों के अवसादों से निर्मित हुई तो इसमें जो है जल की मात्रा होती है, नमी युक्त होती है। अगला, इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने से दलदली मैदान पाए जाते हैं। दलदल मैदान पाए जाते हैं। अब ये ना जोड़ लेना कि इस मिट्टी की विशेषता की वर्षा अधिक होती है। वर्षा क्यों अधिक यहाँ पे हो रही है तराई बेल्ट में? हाँ, बस यही है कि जो मानसून हमारे यहाँ आता है, किस मानसून से भारत में बारिश होती है? अरे ये कई मानसून है, क्यों अरेबियन उसको बांटा जाता है, भारत बांट देता है उसको। केवल भारत में मानसून आता है, क्यों नहीं होता है? मानसूनी प्रदेश में तुम्हारा ऐसा कुछ पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, ये सब के सब देश आते हैं। भारत के जो पहले से जो बांग्लादेश है, तो मानसून भी अभी नहीं पढ़ा गया है। देखो मैं मोटा मोटा तुमको बता रहा हूँ मानसून कैसे बनता है। देखो ये है भारत, नहीं है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से बारिश होती है। भारत में जो जितनी बारिश होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। अब अभी दिमाग मत लगाओ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, हम बता रहे हैं तब दिमाग लगाना। दक्षिण पश्चिम तुमको अब यहाँ दिख रहा होगा, नहीं है तो दक्षिण पश्चिम यही। लेकिन ये जो मानसून बन रही है ना, ये तुम्हारे यहाँ पे है, ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। आप लोग जानते हैं विषुवत रेखा में सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं, गर्म होता है, फिर और जब डायरेक्ट पड़ेंगी तो वेपोराइजेशन अधिक हो जाएगा। और जब वेपोराइजेशन अधिक होता है तो जो व्यापारिक हवाएं पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं वह यहाँ से इसको उठा के शिफ्ट कर देती हैं ऊपर। अब उस समय क्या होता है कि इस पूरे एरिया में मई जून का महीना होता है, पूरा तपा रहता है कि नहीं? अब फिजिक्स में क्या है कि जब हवा
गर्म होती है तो हल्की हो जाती है, जब हल्की हो जाएगी तो ऊपर उठ जाएगी, उठ जाएगी तो उस वैक्यूम को भरने के लिए ठंडी और भारी हवा खूब तेज चलती है। और जब खूब तेज यहाँ से जब विषुवत रेखीय प्रदेश की तरफ से जब हवा चली, क्यों कि उधर देखो उधर ठंडा है क्योंकि मई जून का महीना है, सूर्य इधर चमक रहा है, विषुवत रेखा के नीचे क्या है अपेक्षितया ठंडा है, तो वहां की वेटेड हवा है, अब वो शिफ्ट होने लगती है उत्तर की तरफ, ठीक ना। और जब शिफ्ट होगी उत्तर की तरफ तो ये ऐसे आती है, ऐसे यहाँ आके टकरा जाती है, टकरा जाएगी तो इसी इसी को कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। ये दक्षिण पश्चिमी जब मानसून आके यहाँ टकराती है तो एक शाखा इधर निकल जाती है और एक शाखा इधर निकल जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि टकरा के इधर तो जा रही है लेकिन ये क्यों नहीं बारिश कर पा रही है भारत में? पर्वतीय अवरोध नहीं है। अरे अरावली के सिवा और पहाड़ी को जानती हो, पर्वतीय अवरोध नहीं मिलता है। ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट की पहाड़ियां ऊंची हैं पूर्वी घाट के अपेक्षा, ये भारत में एंट्री करने ही नहीं देती है। अब ये पश्चिमी शाखा जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून का जो पश्चिमी शाखा है आगे बढ़ते हुए चला जाता है और निकल के जो है ये पाकिस्तान साइड में खूब बारिश करती है और ये शाखा इधर निकल के आती है। आप जानते ही हो ये हिमालय पर्वत, आराकान हिमा की पहाड़ियां, इसमें जाके यहाँ पे ऊंचाई भी देख रहे हो खूब अधिक है। सिक्किम यही इसी एरिया में है, इसी एरिया में आपका जो है नेपाल है जहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, इधर केटू है, गार्डविन आस्टिन वगैरह ये सब पहाड़ियां हैं। ये सब के सब गारो खासी जयंतियां 3 पहाड़ियां हैं, एक कप का आकार बनाती हैं, ये इस पूरे को रोक लेती हैं यहीं पे। यही कारण है कि मानिसराम और चेरापूंजी में सबसे अधिक बारिश होती है क्योंकि गारो खासी पहाड़ियों पे ही वो स्थल स्थित है। यहाँ पे एक तो यहाँ से जा रही है अरब सागर से और ऊर्जा पा रही है और बीच में कहीं और सीधे जाके हिमालय से टकरा रही है और वहां भरपूर बारिश करने के बाद फिर क्या होता है कि फिर लौट जाती है। जैसे मान लो शराबी व्यक्ति हो, जब उसका पैसा जब खत्म हो जाता है तो घर ही आएगा ना, और फिर घर आके कुछ बेचेगा फिर लेके भागेगा, तो वही कंडीशन शराबी टाइप के इन सब का होता है। ये फिर लौटेंगी वापस और यहाँ अरब सागर में आके फिर ह्यूमिडिटी पा जाएंगे, फिर यहाँ से अब इनकी एनर्जी इतनी नहीं है कि खूब तेज बड़े दुकान पे जाएं, ये यहीं से घुसना शुरू कर देती हैं। और जब यहीं से घुसना शुरू कर देती हैं तो भाबर एरिया के पार में तराई एरिया, यहाँ पे इनकी एनर्जी जबरदस्त रहती है, खूब बारिश कर देती हैं और फिर जब पश्चिम की तरफ बढ़ेंगी इनकी एनर्जी खत्म, ये मान के चलो अंग्रेजी से देसी शराब पीना शुरू कर देंगी, इधर आके जो है एनर्जी खत्म कच्ची और लास्ट में ये हुआ कि अब शराब छोड़ ही देना चाहिए, आगे निकल जाती है, बारिश कर ही नहीं पाती। यही है इनका कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। कभी भी पूछा जाए कि भारत में मानसूनी बारिश किससे होता है तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से, और कोई पूछे कि कैसे दक्षिण पश्चिमी मानसून, तो कह दो कि जिस समय अपने यहाँ मानसूनी बारिश होती है उस समय विषुवत रेखीय क्षेत्र में सीधा सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वहां से वेपराइजेशन होता है और वो जब वाष्प उठता है तो उसको चाहिए ऐसा जगह जहाँ पे कि वह खाली जगह हो, और यहाँ पे मई जून के महीने में सूर्य सीधे कर्क रेखा पे चमकता है, इस नाते जो खूब एरिया गर्म हुआ रहता है, हवाएं छोड़ के ऊपर उठी रहती हैं और उसी में नमी युक्त हवाएं घुस जाती हैं, जहाँ जहाँ अवरोध पाती है वहां बारिश करने लगती है, इसी को कहते हैं मानसूनी बारिश। बस खत्म। और 2 शाखा में बढ़ जाती हैं, आगे जो पेनिनसुला है, यही कारण है कि 10 से 5 मई तक कहाँ पे सबसे पहला मानसून का धमाका आता है केरल में, यहाँ पे यही पे आगे टकराती हैं, खूब बारिश करती हैं, आगे अवरोध इन सब को मिल जाता है तो ये सीधे जो बढ़ती हुई चली जाती हैं आगे। विंटर मानसून एक टर्म होता है, वो तो विक्षोभ है, लौटते हुए मानसून वो लौटते समय केरल साइड नहीं, केरल कर्नाटक नहीं कर्नाटक नहीं, इस एरिया में तमिलनाडु साइड में बारिश करती है, जिसको आम्र बौछार भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये इधर से कर और के जब लौट जाती है बारिश तो यहाँ आते आते कुछ ले लेती है। यहाँ पे क्या है कि पहाड़ी यहाँ पे भी थी लेकिन नदियां काट के इसको प्लेन बना दी। सारी नदियां कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, तो ये एरिया प्लेन हो गया है।
थोड़ा सा भी एनर्जी पाती तो खटाक से घुस जाती है, और लौटते समय क्या करती है, इस एरिया में खूब बारिश करती है। तो इसी को हम कहते हैं लौटता हुआ मानसून, जो अक्टूबर नवंबर के महीने में ये तमिलनाडु को पकड़े हुए इसको जो है बारिश करती है ऐसा। जो विक्षोभ वाली बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ है, जो जाड़े में अपने उत्तर भारत के मैदानों में जो बारिश होती है वो अरब सागर से उठने वाला जो है विक्षोभ है, जैसे जिसको हम कह सकते हैं चक्रवात टाइप का। अपने यहाँ चक्रवात आता है। तो कौन कौन मानसून है? मेन मानसून एक ही है, दक्षिण पश्चिमी मानसून। उसी का एक बंगाल की खाड़ी वाला शाखा है और एक क्या है, अरब खाड़ी वाला शाखा। अरब की खाड़ी वाला जो है, अरब सागर वाला शाखा भारत में कम वर्षा कर पाता है, क्योंकि पश्चिमी घाट भारत के ऊंचे ऊंचे पर्वतों से ढका हुआ, उसमें एंट्री नहीं कर पाती है। और पूर्वी घाट जो हमारा है, पूर्वी घाट ये समतल है, छोटे मोटे पहाड़ हैं, तो इसलिए यहाँ से एंट्री कर जाती है और एंट्री करने के बाद बारिश करती है। तब यदि आगे चल के कोई ये पूछ देता है कि सबसे अधिक बारिश यदि डिवाइड करके देखा जाए किससे होती है, तो हम कहेंगे जो बिया बंगाल वाली जो शाखा है उससे, अरब सागर वाली शाखा से नहीं होती है। तो इतना तो मोटा मोटी मानसून समझिए गए। मानसून बड़ा चैप्टर है, कम से कम 2 से 2 पीरियड लगता है तब जाकर मानसून खत्म होता है। तो मैं ऊपर बता दिया, हालांकि दिमाग लगाओ तो इससे भी मानसून में क्वेश्चन सही हो जाता है। मानसून से क्वेश्चन अब तक यही पूछे गए हैं जितना मैं बताया कि भारत में बारिश किस मानसून से होता है, तो मैक्सिमम लोगों के दिमाग में बैठा रहता है कि अरब सागर से आ रही है, तो किधर होगा? पूर्वी उत्तरी, उत्तर पूर्वी। जो मोटा मोटी देख रहा है कि अनुमान के आधार पर बारिश तो सबसे अधिक बंगाल की खाड़ी की साइड से होती है, और उसमें उत्तर पश्चिम उत्तर आ जाओ, ये सारी चीजें दिया रहेगा, तब दिमाग में आता है नहीं हमारे यहाँ भारत में सबसे अधिक बारिश होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून कोई है ही नहीं। मानसून है दक्षिण पश्चिमी, और उसका लॉजिक है बस विषुवत रेखा, और मई जून के महीने में सूर्य का कर्क रेखा पे चमकना। सेम यही जो कंडीशन अपने यहाँ है ना जाड़े में, अब जब दक्षिणी गोलार्ध में जाओगे उधर बारिश होगी, क्योंकि सूर्य उधर चमक रहा है, सूर्य उधर चमक रहा है, तो वहां की हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई। अब जो विषुवत रेखा के इर्द गिर्द की हवा है, जो खूब वाष्पीकरण हुआ उसमें नमी है, अब वो शिफ्ट होने लगी किधर? दक्षिण की तरफ। जब दक्षिण की तरफ जब शिफ्ट होगी तब वहां पे हम कहेंगे उत्तर पूर्वी मानसून से कहाँ बारिश हो रही है? दक्षिणी गोलार्ध में। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में, फिर जो अफ्रीका में जो जितने हैं उन सब में बारिश होती है। आपके जो है वो दक्षिणी अमेरिका है, इन सब में बारिश होती है जाड़े में। यहीं से कॉन्सेप्ट निकल जाता है अल नीनो ला नीना का। हाँ, तो ये एक पैटर्न होता है मानसून का, वो फिक्स नहीं है, अनुमानित है। कुछ लोग कहीं 5 साल पे भी रिटर्न हो जाता है। ये कहाँ से पैदा होता है? जब आप लोगों को जब गुरु पढ़ाएंगे धारा, तो एक धारा का नाम लेके पेरू की धारा। हाँ, पेरू। तो पेरू के तट से ही अल नीनो ला नीना का जो है जन्म होता है। वो धाराओं का पैटर्न जब चेंज हो जाता है तब जाके जब यल नीनो आएगा तब क्या होता है? भारत के मौसम पे क्या प्रभाव पड़ता है? एल नीनो जब आएगा तो भारत में बारिश कम होगा, और जब ला नीना आएगा तो भारत में बारिश अधिक होता है। और उसके पीछे एक मौसम का एक पैटर्न है। तो ये मेन चैप्टर तो अभी जाकर भी खत्म है नहीं, तो इस कहो ना कि सर ये सब चीजों को बताइए जहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ऊपर से क्लाइमेटोलॉजी पूरा बचा हुआ है। बस अभी तक हम लोग मैपिंग किए हैं, वो भी यूरोप का बढ़िया से किए हैं, एशिया का किए हैं, और बाकी सब वैसे हुआ है। जैसे नॉर्थ साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका ऊपर से बस बताया गया है। ठीक है, उसमें ध्यान क्या है हम लोग
और अफ्रीका तो पूरा बचा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का नहीं है। ऑस्ट्रेलिया वो सर अगले साल पूरा नहीं, मन से नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ाते मन से। दरअसल जो उनके पास टाइम का अभाव है। देखिए, हर एक टीचर का पढ़ाने का अपना एक पैटर्न होता है। जैसे कि जब भी मैं ज्योग्राफी एक आध बार मैं पढ़ाया हूँ, पूरा फुल ज्योग्राफी पढ़ाया हूँ, तो मेरे पढ़ाने का मतलब ये होता है, मैं पहले धरती को बनाता हूँ और धरती के प्लेटों को किस तरह से बने हैं, उसके बाद से तब आएंगे, तब मानसून पे आएंगे, तब ये सब पढ़ाते हैं। क्योंकि हमारा मैपिंग पोर्शन वीक है। मैपिंग पोर्शन जो है उनका स्ट्रांग है। अब तो कितना, बस दो ही सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ा सकता है। स्टार्ट भी नहीं हुआ है। एक टीचर मात्र 2 ही सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। हाँ, ये है कि यूपी स्पेशल में मानसून लगभग जो है मैं बीच बीच में क्लियर कर दूंगा पर पूछिए, अगर मैं रूम की व्यवस्था कर दूं तो सारे लोग आएंगे, आप तो आ ही जाएंगे। अरे कहाँ पाएंगे यार, हम स्वयं बहुत बिजी हैं। मैं जितना बिजी हूँ उतना ही आलसी भी हूँ। 2 चीजें मेरे फोन साथ। करके आपको हम लोग एकदम टाइट किए रहेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने आता हूँ, जिस चैप्टर को, जब तक मैं उस पर 5-6 घंटा अध्ययन नहीं कर लूंगा तब तक मैं नहीं पढ़ाता। हम कोऑर्डिनेटर से कह के 2000 रुपया मैं अपना नुकसान कर लेता हूँ, सर अभी हम तैयार नहीं है, अभी जो हमारा क्लास मत लगाइए। और टीचर के का एक धर्म होता है, कम से कम वो होना चाहिए कि वहां से कनेक्टेड जो चीजें आई, ज्योग्राफी की चीजें हैं, इतना हमको गहराई में जाने की जरूरत है नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि जब बच्चों को पढ़ाने उतरे हैं तो इसको पढ़ाएंगे तो कहाँ कहाँ बीमारी है, उस नब्ज को तो पकड़िए। अब बच्चों को मानसून के बारे में पता नहीं है, हम उत्तर भारत का जो है जलवायु पढ़ाने जा रहे हैं, तो कम से कम इतना तो हो कि मानसून की उत्पत्ति, जलवायु कहाँ से बन रही है, किस तरह से बन रही है। अब तो दिमाग में खाका बन गया ना, क्योंकि सब बच्चे कॉन्वेंट में पढ़े हैं। ये सबको पता है फिजिक्स में, आकि गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी हवा नीचे रहती है। अब ठंडी हवा विषुवत रेखीय क्षेत्र में या उसके दक्षिण में क्यों बनी? क्योंकि सूर्य चमक रहा है उत्तर में, तो वहां पे ठंडी बनी। अब जब यहाँ चमका तो यहाँ की हवा को गर्म करके सूर्य क्या किया, ऊपर उठा दिया। अब उस खाली जगह को भरने के लिए वहां से हवाएं खूब तेज चलती हैं, बहुत स्पीड में। नहीं बता, बोलो बोलो। कौन सी? ये बताओ, एक दिन मैं बताया था, हालांकि वो समझने के लिए बताया था, वो सही नहीं है। सूर्य स्थिर है, सूर्य ऊपर नीचे नहीं होता है, वो तो हम समझने के लिए पृथ्वी नाच नाच के जो है, पृथ्वी नाच नाच के सूर्य को अपने तरफ लुभाती है कि नहीं? नाचने का काम पृथ्वी करती है। सूर्य पुरुष है, वो क्यों नाचने जाएगा? आता भी नहीं है, पुरुष को उतना आता भी नहीं है, ना कोई देखेगा नाचेगा। नाचेगी औरत, मतलब विशेषकर जो अब तक के उसमें कॉन्सेप्ट है, तो पृथ्वी औरत है। पृथ्वी नाच नाच के अपने हर क्षेत्र में सूर्य के प्रकाश को लेती है, और नाचने क्रम में पृथ्वी कूदती भी है। नाचने में आदमी कूदना नहीं पड़ता है, तो वही कूदती है तो 3-3 महीने पे कूद जाती है। 3-3 महीने के जो एरिया बचा रहता है वहां ले लेती है सूर्य का प्रकाश। तो उस दिन बताए थे कि ये मान लो कि ये तुम्हारी पृथ्वी है, यही ना है, और पृथ्वी के बीचों बीच में कौन सी रेखा है? बीचों बीच में 0 अंश। ये भी बताया कि 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण, यही है ना? उत्तर कर्क, नीचे मकर। मैंने ये कहा कि ये पोर्शन है, ये सालों साल सूर्य की रोशनी बरोबर पाता है। यहीं से आपकी जो है मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति हो जाती है। तो सर जी
यहाँ इस मैप में बताइएगा यूपी कहाँ होगा? कहाँ पे? पूरा पृथ्वी है। अरे ये पूरी पृथ्वी है। अब देखो इस मैप में क्या है। इस मैप में जैसे कि ये तुम्हारा जो है 23.5 अंश ना, इसके बीचों बीच से भारत के बीचों बीच से गुजर रहा है 23.5 अंश। यूपी जस्ट टच करता है 23-52। ये तुम्हारा भारत है और भारत के यहाँ पूर्वी क्षेत्रों पूर्वी उत्तर क्षेत्रों कौन है? यूपी। सर वो तो इक्वेटर से आप निकालिए, ऊपर वाले पे होगा ना भारत। हाँ देखो 23.5 वाले पे, यहाँ पे ये पूर्वी क्षेत्र में ये देखो ये तुम्हारा जो है कर्क रेखा है, ये भारत के बीचों बीच से गुजर रही है और यहाँ से इस तरह से यूपी है, क्या नाम है, पूरा इंडिया है। इंडिया में छोटा सा यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। तो सर यदि ऐसा है कि बोलते हैं लोग कि जब सूर्य ऊपर से नीचे जैसे ऊपर की तरफ से थोड़ा क्या बोलते हैं, कैसे जैसे कि मकर रेखा वाली जो प्रोसेस होता है, हाँ तो वो वाला कैसे होता है? अब बताओ, मकर संक्रांति जब मनाते हैं तो कर्क और मकर रेखा के आधार पे जो कर रही है उसका जो है नाम के आधार पे पूछ रही है। अभी बताओ कि एकदम दक्षिणी पॉइंट पे कर्क मकर रेखा पे सूर्य कब चमकता है? मैं ये भी बताया था 22 जून को कर्क रेखा पे चमकता है, तो मकर रेखा दिसंबर में चमकेगा कहाँ? 22 या 23 दिसंबर पे को कहाँ चमक जाएगा? मकर रेखा पे। क्लियर हुआ? अब वहां चमक लिया तब सूर्य कंटिन्यू उत्तर तरफ बढ़ेगा। आज जो 15-14 जनवरी को हम मनाते हैं, हाँ मैं तुमको उस दिन थी नहीं क्या तुम, जब हम बताए थे 3 महीने में क्या होता है। चलो अब उसको अब रहने दो, क्योंकि हम ज्योग्राफी क्लास नहीं ले रहे हैं। ज्योग्राफी क्लास किस दिन हम लेंगे तो उसको बता देंगे। चलिए, इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने से दलदल मैदान वाले मैदान पाए जाते हैं, दलदल के मैदान पाए जाते हैं। अगला लिखिए, यह भूमि कृषि हेतु अत्यंत उपजाऊ होती है। क्यों उपजाऊ होती है? हाँ, मिट्टी बहुत सूखी नहीं होनी चाहिए। जब सूखी होगी तो उसमें कुछ नहीं होगा, जैसे रेगिस्तान। ह्यूमिडिटी है, इसलिए जो है ये मिट्टी उपजाऊ है, प्लेन है और नदियों से लाई हुई द्वारा लाया हुआ तलछट है। यह भूमि कृषि हेतु अत्यंत उपजाऊ होती है। कृषि हेतु अत्यंत उपजाऊ होती है। यहाँ की प्रमुख फसलें धान, गन्ना, गेहूं, जूट इत्यादि। धान, गन्ना, गेहूं एवं जूट होती तो हर एक फसल है, लेकिन जैसे कि इन फसलों की अधिकता है। धान, गन्ना, गेहूं, जूट की भी खेती इस क्षेत्र में की जाती है। हाँ, चलिए, इस क्षेत्र में वर्षा की अधिकता के नाते घने जंगल, लंबी लंबी घासों का मैदान, लंबी लंबी घासों का मैदान पाया जाता है। तुम्हारे एरिया में तो देखे होगे वो घासों को। हाँ, वो मूंज नहीं है, उसका कुछ लोकल में कुछ अलग नाम है। नहीं, राड़ी नहीं, ढोंड़ बोला जाता है उसको। वो मूंज से बड़ा होता है और उसमें उड़ाता है मजबूत टाइप का। हाँ, हाँ?
वो छाया जाता है, पलानी छाया जाता है, इससे काट बना जाता है। हाँ, जो भी यज्ञ वगैरह होता है तो बड़े बड़े पंडालों से बनाए जाते हैं और उसका निर्यात होता है। कहाँ? अमेरिका, जापान नहीं, भारत के ही प्रदेशों में। जैसे कि सबसे अधिक इसका निर्यात होता है बिहार में। उसकी जरूरत वही है जहाँ गरीबी है। रस्सी नहीं, घर बनाने के लिए। कहीं अगर बिहार में चला जाइए तो गांव में कहीं ईंट का मतलब घर मिलते नहीं करेगा। तो ऐसे एरिया में इसका निर्यात होता है। बंगाल जाता है, बांग्लादेश में भी इसका निर्यात किया जाता है इन घासों का। उधर भी है जनसंख्या ज्यादा, उधर भी जनसंख्या ज्यादा है, गरीब लोग हैं और इससे अपना जो है घर बनाते हैं। चलिए, यही कारण है कि यह क्षेत्र जैव विविधता के दृष्टिकोण से पहले काफी समृद्ध था। किंतु जनसंख्या वृद्धि के कारण इस क्षेत्र के जंगलों को साफ किया गया है। जिससे यह क्षेत्र जैव विविधता के खतरे के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। जैव विविधता के खतरे के रूप में, क्योंकि एक समय था यहाँ पे ऐसा एक क्लाइमेट है कि यहाँ पे घने जंगल हुआ करते थे और फिर जो है लंबी बड़ी घास का मैदान हुआ करता था, तो इसमें जीव जंतु बहुत अधिक रहते थे। लेकिन जनसंख्या वृद्धि के नाते इसको साफ किया गया है और साफ होने के नाते जैव विविधता को खतरा यहाँ पे हुआ है। ये समस्या दिखाना है। कभी भी देखो, इसमें से मेंस में क्वेश्चन काफी आते हैं। प्री में तो हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन मेंस में लिखने के लिए ये आपको समस्या दिखाना पड़ेगा। पहले समृद्ध था, आपको ये क्या हुआ। अब इससे कोट करके आप अरावली वाले निर्णय को आप थोड़ा सा 2 लाइन लिख सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि ने इस क्षेत्र के जो है जैव विविधता को संकट में ला दिया और अरावली की पहाड़ियों के खत्म हो जाने के बाद मानव के जीवन पे खतरा मंडराने लगेगा। क्योंकि तर्क के साथ लिखोगे ना कि आज भी हम चल रहे हैं, अब पहले की बातों को भी दर्शा रहे हैं। चलिए अगला, इस क्षेत्र की समस्याएं, हेडिंग 2। सिविल के लिखने का मतलब ये है कि आप बीच में बैठे हैं, पहले वाले को भी उठाइए और जो वर्तमान में चल रहा है उसको भी उठाइए। तब वो एग्जामिनर देखेगा, कहेगा कि देखो यहाँ से किस तरह से कोरिलेट कराया है कि इसको समस्या दिख रही है। इस क्षेत्र की समस्याएं, इस क्षेत्र की अर्थात तराई क्षेत्र की समस्याएं, क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। पहला, जनसंख्या तो पूरे भारत की समस्या, विशेषकर उत्तर भारत की तो है ही। इस क्षेत्र की जलवायु, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षा का जो संचार हुआ लोगों में ना, अब विशेषकर लड़कियों में शिक्षा जो बढ़ी है, जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगा। पुरुष पढ़ के कितना हो विद्वान हो जाए, वो जनसंख्या कंट्रोल नहीं कर पाएगा। महिला उसके आधा भी पढ़ेगी, क्योंकि 5 गो बच्चे हो गए तो किसी का अंडरवियर फटा है, किसी का बनियान फटा है, उसको महिला देख रही है। पुरुष रोज वहां बैठ के देखेगा तो उन सबको भोजन ही नहीं मिलेगा। अच्छा, वही काम महिला दोनों कर लेती है कैसे? कौन दोनों? मतलब वो जॉब भी कर लेती है और घर का भी काम बच्चों को मैनेज कर लेती है। अब उनके ऊपर कुछ महिलाएं हैं कि नहीं मैनेज कर रही हैं, परिवार टूट जा रहा है।
कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि जो नौकरी पा गई तो नहीं कर रही हैं, करेंगे 50% तुम करो 50% हम करेंगे। वो भी तो सही है। वो भी तो सही तो वही है, लेकिन क्या करोगे, परिवार चलाने के लिए थोड़ा महिलाओं को झुकना पड़ता है, और ठीक भी है, एक को झुकना पड़ेगा, एक को मत झुको। नहीं, हर जगह झुकने की बात नहीं हो रही है, जिससे जो है कल्याण हो उस वहां पे तो झुक ही जाना चाहिए। अरे मत झुके, क्या जो झुकता नहीं है वो भूल बताओ, जाता वो है। यदि महिला नहीं झुकेगी, सब कोई झुके एक मिनट रुको, यदि महिला नहीं झुकेगी, अब पुरुष जो है लंकिया लेने वाला व्यक्ति है, बहुत परेशान होगा तो भाग जाएगा। अब भाग के कुछ भी इधर उधर करेगा ना तो बहुत बेइज्जती नहीं होनी, लेकिन महिला को छोड़ के पुरुष भाग गया, अब महिला अकेले पड़ गई, तो उसके ऊपर ताने कसने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक होगी। तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है महिलाओं का, जो है थोड़ा सा प्रकृति भी ऐसा बनाई है महिलाओं को कि वो झुक सकती हैं, प्रकृति का निर्माण भी। अब महिलाओं का निर्माण में मान लो रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे विद्वान कहते हैं कि पूरे जितने ब्रह्मांड में जीव हैं उन जीवों के अवशेष से एक जीव से नहीं बनी है महिला, कुछ कुछ छोटा छोटा बचा था। अपनी रचना गोरा में लिखते हैं वो कि जब बना लिए भगवान तो बनाने के बाद जो असिस्टेंट को बुलाए, असिस्टेंट से कहे कि यार पूरा जीवन हम बनाते ही रहेंगे, तो कहा कि हाँ ये तो गलती हो गई, तब कहे कि एक फीमेल बना देते हैं, तो कहे कि देखो स्टोर में मटेरियल हो कोई तो लेके आओ, कहा कि एक जीव बनाने वाले का कोई मटेरियल नहीं है, सब में से कुछ ना कुछ छोटा थोड़ा थोड़ा बचा है, कहा कि सबको बिटोर के लेके आओ, तो उसी से बना दिए। तो इसलिए जो है अब मान लो झुकने वाले जीवों से वो वाला मटेरियल डाल दिए, और कभी कभी ये जब अपने गुस्से में आ जाती हैं तो लक्ष्मीबाई और पन्नाधाय बन जाती हैं। रावण जैसा विद्वान महिलाओं को जानते हो क्या कहता है कि नारी स्वभाव सत्य सब कहीं अवगुण 8 सदा उड़ रही, अवगुण की बात करता है, गुण की बात तो राम कहाँ करेगा, राम करेंगे ना। महिलाओं को पहचानेंगे राम, रावण तो विलासी आदमी है, तो वो जो है केवल अवगुण की बात करेगा, कहता है 8 अवगुण इन सबके हृदय में होता है, साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया, ये 8 अवगुण महिलाएं अपने हृदय में रखती हैं। साहसी इतनी होती हैं कि यदि अपने आप को उतर जाए तो पुरुष वहां टिक ही नहीं सकता है। हुआ भी इतिहास के स्टूडेंट तो आप लोग देखो, लक्ष्मीबाई जब युद्ध कर रही थी तो एक पहले पर्सनालिटी जो 2 घोड़ा साथ में रखती थी, जब उनके 2 घोड़ों का नाम था, एक का नाम था पवन, एक का नाम था बादल, एक का नाम था पवन। जब पवन थक जाता था तो बादल पर सवार होती थी, और जब बादल थकता था पवन, लेकिन वो नहीं थकती थी। पन्नाधाय को ले लो, अपने पुत्र से प्रिय महिलाओं का कुछ होता है? नहीं होता है। लेकिन देखो कि किस तरह का राष्ट्र भावना पन्नाधाय के अंदर है कि अपने बेटे को लिटा के और उदय सिंह को बचा लिया। अनृत्य की बात तो करता है इसलिए कि फाइनल लड़ाई लड़ने जा रहा है राम से, जिसमें गाना नहीं आता है कि जब पीसीएस का फाइनल रिजल्ट आता है ना, IAS PCS का, तो सबके उसमें यही चलता है, क्योंकि जब पता चल जाता है, देखो स्टूडेंटों के लॉबी में बहुत वो होते हैं कि वो सूचना अंदर से निकाल लेंगे, ये अच्छा मंडे को रात में रिजल्ट आता है, IAS PCS रिजल्ट कभी भी रात में आता है 7-8 बजे के लगभग। अब पता चल जाएगा कि सोमवार को रिजल्ट आएगा, तो अतवार को बस यही गाना बजेगा। जैसे कि जैसे अपना परफॉर्मेंस दिए रहते हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये क्लियर नहीं, सिविल में ऐसा नहीं होता है। पता ही नहीं, जो टॉप करता है पता ही नहीं चलता टॉप करेगा। सिविल में हम लोग तो मान लो इतनी बार लिखे हैं, जिस बार बहुत अच्छा लिखा गया उस पता चलता है उस पर सबसे कम नंबर आए। अब बहुत अच्छा हमारा स्टैंडर्ड क्या है, जब हम किसी नोट्स को रट लेते हैं और उस रटे हुए पोर्शन से क्वेश्चन आ गया तो हम छाप के चले जाते हैं। एग्जामिनर जो बैठा है वो मूर्ख नहीं है,
वो 2 लाइन में पकड़ लेता है कि ये रटे हैं। रटे हैं। जैसे जब मणिकांत सिंह का इतिहास में नोट्स 2008 में आया था, इतिहास को लिखना मणिकांत सिंह ने सिखाया। हाँ बहुत अच्छा तो पढ़ा लेते भाई, हम तो उनसे पढ़े हैं, लेकिन उनका समझाया वो बहुत क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन लिखते बहुत शानदार थे, नोट्स बहुत बढ़िया बनवाते थे। और वो नोट्स 2008 से लेकर 2011 तक इतिहास में खूब नंबर दिलवाया। अब पता चला कि पूरी लाबी मेंस लिखने वाली लड़की मणिकांत सिंह को रट के जा रही है। एग्जामिनर देख रहा है कि उसको वैरायटी चाहिए ना, एक ही तरीके के सब कुछ वही लिखा आ रहा है। अब हम तो खुश हैं कि पिछली बार थोड़ा सा कम तैयारी थी, इस बार तो एकदम टू द पॉइंट लिख के आए हैं उस क्वेश्चन का आंसर। अब वो देख रहा है कि नॉर्मलाइज हो गया, नॉर्मल नंबर दे दिया। तो ऐसा नहीं है। कमीशन में जब तुमको लगे कि हम पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ है, बस बना बना के तार्किक लिखे हैं, तो उस साल तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ चलो चलो। जैसे कि किसी नोट से पढ़ लो, भारत, मान लो क्वेश्चन आ गया मेंस में, आईएएस में चाहे पीसीएस में, जो आता भी है, क्वेश्चन आ गया कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, इस मानसून की उत्पत्ति के कारणों को स्पष्ट करते हुए भारत में वर्षा के वितरण को समझाइए। मैं मात्र 2 मिनट बताया कि जो भारत में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ऐसे ही अब समझा समझा लिखोगे, मजबूरी है तुम्हारी, क्योंकि रट के तो गए नहीं। अब दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, एक लाइन तो क्लियर पा गया दक्षिण पश्चिम मानसून। ये भी अभी बताए हैं कि कैसे पैदा हो जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून, ये भी लिख दिए तर्क के साथ। फिर अभी हम बताएं कि किस तरीके से बंगाल के खाड़ी की तरफ मुड़ जाती है, एक छोटा सा बात का मैप बना दिए, और वहां से दक्षिण पश्चिम से खूब तेज हवाओं का आते हुए दिखाए। यहाँ से आगे बांट दिए, एक बे अब बंगाल की तरफ चली गई, एक अरब सागर की तरफ चली गई। इसको डिसाइड कर दिए कि अरब सागर वाली मानसून, अरब सागर वाली हिस्से की मानसून बारिश भारत में कम कर पाती है, ये पाकिस्तान में जाकर करती है, क्योंकि ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं तो उसको पार नहीं कर पाती। पूरब में चले गए कि ये चली जाती है, यहाँ पे गारो खासी जयंती है, हिमालय रेंज में फंस जाती है, फंसने के बाद वहाँ खूब बारिश करती है, फिर वापस आती है, बे ऑफ बंगाल से थोड़ा एनर्जी मिल जाता है, फिर क्या करती है कि उड़ीसा और बिहार और झारखंड होती हुई घुस जाती है। घुसने के बाद ये आपके जो उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश में होते हुए बिहार में बारिश करती है, और ज्यों ज्यों पश्चिम की तरफ, पंजाब की तरफ बढ़ती है इसका, या पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ, या गंगा के मैदानी एरिया में, बीच वाले एरिया में, तो इसकी निरंतर इसकी तीव्रता कम होती जाती है, इसलिए बारिश कम होती है। तो बारिश के वितरण भी तो बता दिए। क्लास कितने टाइम का था? 2 मिनट का। अब मजबूर हो, अब उसमें तुमको जो खूब नंबर देगा। लेकिन किसी एक्सपर्ट का बना बनाया नोट्स का कि क्यों, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन सब रट के गए हो, तो नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोग जो है क्लास में समझिए, इसी तरह से लिखना है। अब जितना हम बोले हैं, क्या तुमको 1.5 पेज से कम है? नहीं जब हो जाएगा। एक मैप बना दिए, कायदे से 2 पेज हो जाएगा। काफी है। आज जो पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है? समझ क्वेश्चन पूछ रहा है 3 लाइन में भारत में, और क्वेश्चन पूछ रहा है कितने में? 3 लाइन में। भारत, क्या हम क्वेश्चन बोले थे? इस मानसून से होती है, इस मानसून की उत्पत्ति किस तरह से होती है, और भारत में वर्षा का वितरण 3 पोर्शन में लिख दिए, और तुमको नंबर दे। तो यही कारण है कि जब पक्के चावल हो जाते हैं कंपटीटर, तो मेंस में नंबर कम मिलने लगता है, क्योंकि उनको चीजें रट जाती हैं। अलग चाहिए। अब वहां पे चाहिए अलग, क्योंकि वहां सख्त हिदायत के साथ अध्यक्ष मीटिंग लेता है, ना कि आप लोग क्वेश्चन तो बीए और एमए के ही रहेंगे, लेकिन उस लेखनी से आप लोगों को प्रशासक ढूंढना है। अब प्रशासक रटाया प्रशासन चलता है। नहीं सर, तार्किक रूप से वो लिख के आ रहा है, इसका मतलब लड़के के अंदर वो क्षमता है कि उसके सामने यदि 3 समस्याएं आ गई, कहीं बाढ़ आई है, कहीं आग लग गया, कहीं पता चले ट्रेन लड़ गई, और 3 सूचनाएं डीएम के पास आ रही है, उसी जिले में हो रही है, तो उसके पास तार्किक दिमाग होगा, तब तो डिसीजन लेगा खटाखट। नहीं सर पकड़ के बैठ जाए, अब क्या करें।
इस तरह का दिमाग चाहिए। चलिए इस क्षेत्र की समस्याएं। पहला, यही कारण है कि जो मैं नोट्स बनवाता हूं तो इसमें जो है सोचने के लिए स्कोप देता हूं। ये नहीं कि एकदम तुम लोग जाके लिख के चले आओ, हालांकि इसको लिख के चले आओगे तब भी जो है बहुत ये नहीं है, लेकिन जैसे कि थोड़ा अपने तरफ से भी उसमें कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। पहला, इस क्षेत्र की जलवायु, इस क्षेत्र की जलवायु स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं है। इस क्षेत्र की जलवायु, इस क्षेत्र की जलवायु, इस क्षेत्र की जलवायु स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं है। क्योंकि पेयजल पीने वाला जल जो अक्सर कुओं एवं कम गहराई वाले पंप से कुआं एवं कम गहराई वाले पंप से प्राप्त हो जाता है। देखो 10 फीट नीचे जो है हैंडपंप धसा तो पानी देने लगता है। पूरे को कंटामिनेटेड वाटर लिख दे तो चलेगा। चलेगा। संक्रमण ही है। हाँ। चलिए, कुओं एवं कम गहराई वाले पंप से प्राप्त हो जाता है। जल जनित बीमारियों को जन्म देता है। जल जनित बीमारियों जैसे हैजा हुआ, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, जल जनित बीमारियों को जन्म देता है। यही कारण है कि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में जल जनित बीमारियों को दूर करने के लिए नल जल योजना के माध्यम से घर घर स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। हर घर स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए प्रयास कर रही है। नल जल योजना चल रही है ना, जो गांव में टंकियां बन रही हैं, सब कुछ भले असफल हो लेकिन सरकार तो कर ही रही है। ठीक, तो इसका मतलब कि हम आज को भी लेके चल रहे हैं कि सरकार हमारी क्या कर रही है, समस्या क्या है। चलिए, वर्षा ऋतु में अगला पॉइंट, वर्षा ऋतु में जल जमाव की समस्या से वर्षा ऋतु में जल जमाव की समस्या से डेंगू, मलेरिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस इत्यादि बीमारियों की इस क्षेत्र में अधिकता होती है।
इत्यादि बीमारियों की इस क्षेत्र में अधिकता होती है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोरखपुर में जापानी इंसेफ्लाइटिस शोध संस्थान का गोरखपुर में जापानी इंसेफ्लाइटिस शोध संस्थान की स्थापना की गई है। जापानी इंसेफ्लाइटिस शोध संस्थान अपने गोरखपुर में अभी कुछ दिन पहले बना था। प्रदेश का पहला है ना। हाँ, यही तो समस्या है, तो शोध संस्थान भी यहीं बनेगा। आगे एक पॉइंट जोड़ लो, इस क्षेत्र में जैव विविधता की संरक्षण के लिए इस क्षेत्र में जैव विविधता की संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोरखपुर के कैंपियरगंज एवं महाराजगंज में, गोरखपुर में कैंपियरगंज है ना, कैंपियरगंज एवं महाराजगंज में जटायु शोध केंद्र एवं संरक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। शोध केंद्र एवं संरक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जटायु गिद्ध महाराजगंज में जटायु शोध संस्थान एवं संरक्षण केंद्र, साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पशु पक्षियों को न मारने और न क्षति पहुंचाने का नियम बनाया गया है। जैसे योगी जब से आए तब से देखो, नीलगाय नहीं मार सकते का नियम बनाया गया है। पहले नीलगाय इतनी कहाँ थी, और योगी जी के आने के बाद क्या क्या किया गया, देखो गांव गांव में गौशाला बनाया गया। भले वो ठीक है, कागज पे तो चल रहा है ना, अब भौतिक रूप में दिखाई भी देता है कि अपना जो बनाया गया। मतलब यूपी का सबसे गरीब इलाका मतलब बहराइच है, वहाँ पे तराई खेती ज्यादा है, तो मतलब तराई से उपजाऊ होता है। उपजाऊ होने के बावजूद जो बहराइच सबसे गरीब क्यों केवल उपजाऊपन पे किसी भी क्षेत्र के विकसित और अविकसित को तुम नहीं कर सकते। केवल उपजाऊ क्षेत्र है तो इसलिए उसको क्यों नहीं विकसित होना चाहिए। बहराइच में देख रहे हो जंगल भी अधिक है, बाढ़ भी अधिक आती है। तो ऐसी कंडीशन में जब तक सरकार वहां पे कुछ योजनाओं के संचालन के माध्यम से इसको जो है प्रबंधन नहीं करेगी, तब तक कुछ तो पूरा विकसित रूप में नहीं आएगा। केवल मिट्टी उपजाऊ हुआ है, इसलिए हम कहें कि उसको जो है वो क्यों पिछड़ा हुआ है।
ये तो कॉन्सेप्ट ये भी है कि यदि नदियों के तलछट से लाई गई मिट्टी से उपजाऊपन उसमें होता है अधिक, तो बिहार क्यों गरीब है? केवल यही नहीं, सरकार का प्रबंधन भी होता है। अब सरकार का प्रबंधन बहराइच वाले एरिया में अभी उतना जंगल है, और अगर जो सारी चीज़ों को पूरा डेवलप कर दे तो हमारे जो पारिस्थितिकी असंतुलन है वो भी तो बिगड़ जाएगा। बहराइच में जंगल अधिक है, देख ही रहे। यदि पूरे जंगल को साफ करा के कुछ योजनाओं को डेवलप कर दे तो यही अरावली वाली कंडीशन तो होगी। क्लियर हुआ? केवल उपजाऊ मिट्टी के आधार पर तुम नहीं कह सकते, उस उपजाऊ मिट्टी के पीछे अन्य कारण है जिसके नाते हम पिछड़े हुए हैं। केवल जंगल को आप मान सकते हैं कि मतलब जंगल की वजह से ही बहराइच पिछड़ा हुआ है? नहीं, केवल जंगल की वजह से क्यों मान सकते हैं? सरकार यदि पर्यटन का वहां पे डेवलप कर दे पूंजी लगा के, तो वहां के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, तो पिछड़ापन कहाँ रहा बताओ? रहेगा? नहीं रहेगा। अपने क्षेत्र में इसीलिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा जिला, एक ऐसा प्रदेश है जिसमें जो है क्षेत्रीय मुख्यमंत्री होने चाहिए। ये बताओ, बीहड़ बान रेगिस्तान, वहां पे डाकू पैदा होते थे और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने 2-3 बार, फिर अखिलेश बने, तो मुलायम सिंह ने उस क्षेत्र का पूरा जो है विकास कर दिया, किया कि नहीं? उसके पहले वहां पे इस तरह का विकास वाली परियोजनाएं नहीं थी। योगी जी 2 बार मुख्यमंत्री, 3 बार बन गए, तीसरी बार है ना? दूसरी बार नहीं है, तीसरी बार, तीसरा लड़ेंगे। 2 बार उनके मुख्यमंत्री बन जाने से ये देख रहे हो गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज में विकास दिखा है कि नहीं? दिखना ही दिखना है। तो इसलिए अब कोई मुख्यमंत्री यदि बहराइच वाले क्षेत्र का बन गया तो वह वहां की जो विशेषता है उस विशेषता को उजागर करेगा। वहां जल है, जंगल है, तो जंगल के आधार पर कुछ ऐसी हम परियोजनाओं का डेवलप करेंगे कि अपने आप वहां के लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। क्षेत्र का विकास कैसे होता है? जब वहां के लोग विकसित होते हैं। अब लोग विकसित कैसे होंगे? जब उनको रोजगार मिलेगा। वहां पे बड़े बड़े कॉन्वेंट क्यों नहीं बहराइच में जा रहे हैं? क्योंकि कॉन्वेंट लगा के वो करेगा क्या? पढ़ने वाला हो जाएगा। यदि वहीं पे यदि कुछ ऐसी परियोजनाएं आ जाएं कि लोगों के पास जो पैसा आने लगे तो अपने बच्चे को भेजना शुरू कर देंगे, तो वहां की एक वर्ग को कॉन्वेंट में रोजगार मिल जाएगा। मिलेगा। काफी वर्ग अपना जो कुछ ना कुछ बेच के जब पर्यटक वहां जाएंगे, और सरकार क्या करती है, उस क्षेत्र को उजागर करती है कि ये विरासत मानो प्राचीन काल से लेकर अब तक किस रूप में इसकी पहचान है। अभी इस समय तो पर्यटक अगर जो कुछ घूमने चले जाए तो मच्छर काट लेके मर जाएगा वो। सरकार जब इसको सिस्टमेटिक करेगी तो ये सब समस्याएं नहीं रहेगी ना। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, प्रबंधन। जैसे आपने कहा था यहाँ की जनसंख्या वृद्धि कारण में जंगलों को काट लिया जा रहा है, तो जनसंख्या का असली मान लीजिए कि अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए कि मतलब उसके हिसाब से भारत गरीब है, तो जनसंख्या अधिक है तो कमाने वाले लोग मतलब बहुत कम होंगे, तो कमाने मतलब कि जो लोग बाहर चले जाएंगे, जो बाल बच्चे उनको सही से उपजाऊ कर नहीं पाएंगे, जो कि आज नेपाल से शिफ्टे हुए तो वहाँ धनिका आता रहता है, उसके हिसाब से देखा जाए तो माने कि इलाहाबाद जनसंख्या सबसे अधिक है, उसके क्षेत्र में उसके हिसाब से इलाहाबाद नहीं होना चाहिए ना, बिना तो बाहर पर्यटन तो बहुत बढ़िया हो गया है कुंभ के वजह से। पर्यटन ही नहीं, कई चीजें हैं जैसे यार इलाहाबाद को पूर्व का सिराज कहा जाता है। नहीं है वहाँ पे हाई कोर्ट इतने लोगों को रोजगार दिया है, यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पे पूर्व का सिराज, वहाँ पे IAS PCS की फैक्ट्री कही जाती है। तो वहाँ पे एक ऐसी आबादी रह रही है जो अन्य जिलों में पैसा कमाया जाता है इलाहाबाद में खर्च करती है। कुंभ जैसा एक मेला लगता है, तो उस कई एंगल से सोचो ना, केवल एक ही एंगल क्यों लेके बैठ जा रहे हैं? ऐतिहासिक बैकग्राउंड है उसका, बगल वाले सारे के सारे सर ऐतिहासिक बैकग्राउंड है सबसे बड़ी। और उसके बाद से इलाहाबाद का अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है। अब वो इतिहास पुराणों से जुड़ता है। क्या नहीं है केवल एक तर्क पे कि जनसंख्या जहाँ अधिक होगी वो क्षेत्र गरीब होगा। इलाहाबाद के आसपास सब गरीब है, आसपास
बात के साथ ही नहीं है। जो कंचना की हो जाती थी तो एकदम नहीं, पेरिफेरियल एरिया में है। हाँ? केवल एक पॉइंट पकड़ लेने से कैसे आंसर लिख पाओगे? अब वो गुरु जी बता दिए कि जनसंख्या अधिक तो गरीबी अधिक, तो जनसंख्या अधिक रहने के बाद वहां रिसोर्सेज संसाधन को तो देखो। मान लो जनसंख्या तो सऊदी अरेबिया में भी ठीक ठाक, बसाव ठीक ठाक है, चाइना में अधिक जनसंख्या है, लेकिन फिर भी वो क्यों डेवलप है? उस हिसाब से अपना व्यवस्था कर लिया। क्योंकि वहां प्रकृति उतना उसको दे रही है और प्रबंधन ऐसा है। चाइना का प्रबंधन देखो, चाइना का सरकार का प्रबंधन भी तो देखो। सर यदि आपको वहाँ का नियम मानव क्या करें? हाँ? और आपको वहाँ का नियम मानव कहाँ का नियम? बाहर का, तो आप उसके लिए से क्या करेंगे? अच्छा, मेरा ही इंटरव्यू लेना शुरू कर दिए। अगर आपके हिसाब से मतलब आप जैसे हाँ मान लीजिए आप तो पहला तो यही ये है कि जो वहाँ की जो विशेषता है मैं उसको पहचान उसको जो है राष्ट्रीय स्तर पे उसको जो है पहले तो पहचानूंगा, अब पहचानने के बाद राष्ट्रीय स्तर पे उसको जो ऐड कराऊंगा और उस तरीके से जो है जो विशेषता है उसको उसमें और सुधार करके पर्यटन के योग्य बना दूंगा। उसके बाद से ये भी है कि जैसे मान लो कि वहाँ पे जल की अधिकता है तो वहाँ पे ऊर्जा संसाधन हम बिजली भी बेच सकते हैं, इतना वहाँ पे वो पैदा करते हैं।